स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। मैं वारिस अली कादरी एक बार फिर से आप सभी के लिए हाजिर हूँ एक बहुत ही शानदार दमदार क्लास लेकर के। पॉलिटी का बैच हमने शुरू किया था, पॉलिटी पढ़ना हमने शुरू किया था। पॉलिटी की एक क्लास हमारी हुई है। 22 भाग में से, संविधान के 22 भागों में से हमने पहला भाग पढ़ा था, जिसमें हमने आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक कवर किया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, चलिए जल्दी से। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल 1 में क्या था, आगे बंद कीजिए और याद कीजिए फटाफट। आर्टिकल 1 में कहा गया है क्या, भारत राज्यों का यूनियन है, ठीक है, संघ है। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 2 में कहा गया है, जल्दी बताइए क्या कहा गया आर्टिकल 2 में। जल्दी से आंखें बंद करके रिवाइज करिए, आंखें बंद करके जल्दी से रिवाइज करिए। आर्टिकल 2 में है, संसद किसी भी विदेश को या किसी भी देश के बाहर, भारत के बाहर जो देश है उसके किसी राज्य को या उसके किसी टुकड़े को भारत में मिला सकती है बिना राष्ट्रपति की किसी विशेष अनुमति के, केवल राष्ट्रपति की सूचना पर, राष्ट्रपति को सूचना देकर भारत में मिला सकती है। आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 3 में कहा गया है कि संसद किसी भी राज्य का क्षेत्र, नाम, सीमा परिवर्तित कर सकती है बिना उस राज्य की मर्जी के, राज्य से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर, यानी कि राष्ट्रपति को सिर्फ सूचना दे करके। आर्टिकल 4 में क्या आता है, आर्टिकल 4 में यह आता है कि जब संसद आर्टिकल 2 व 3 का प्रयोग करेगी तो संसद को राष्ट्रपति की किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है, अर्थात राष्ट्रपति को केवल सूचना देकर के वह आर्टिकल 2 व 3 का प्रयोग कर सकती है। ठीक है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत उसमें नहीं होती, क्योंकि आर्टिकल 2 व 3 को आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है, और जिसे 368 से बाहर रखा जाता है उसमें राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। कल की क्लास हमारी रिवाइज हो गई है, आज की क्लास पर चर्चा करेंगे। आज पढ़ेंगे अखंड भारत के बारे में। अखंड भारत का मतलब समझते हो? अखंड भारत मतलब आज हमारा जो भारत है वो खंडित भारत है। अखंड भारत जब राजाओं का, मतलब उनका, अंग्रेजों का शासन भारत में हुआ करता था, तो जब पाकिस्तान भी भारत में था, ये सब क्या था, अखंड भारत था। तो हमारा जो अखंड भारत था ये टूट टूट कर कैसे अलग हुआ, कैसे ये भारत संघ यूनियन बना, ठीक है ना, ये सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे और भाग 1 हमारा कंप्लीट आज कर लेंगे। तो बढ़ते हैं चलिए अपनी क्लास की तरफ। अखंड भारत आज हम पढ़ेंगे। अखंड भारत, देखिए हमारा भारत अखंड भारत था, यही मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले 1993 में एक लाइन खींच दी गई जिसका नाम था डूरंड लेखा। कितने में, 1893। डेट इंपोर्टेंट है, डेट याद रखना। 1893 में डूरंड लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। ये जो डूरंड लाइन खींची गई, तो इस डूरंड लाइन ने जो बांटा भारत को, 2 भागों में बांटा, अफगानिस्तान और भारत, है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो बॉर्डर है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, डूरंड लाइन खींचा जाता है। और अफगानिस्तान भारत से कब अलग हुआ, तो 1893 में अलग हुआ। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते क्या है। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा, भाई अखंड भारत का पहला टुकड़ा तो अफगानिस्तान हो गया 1893 में, डूरंड लाइन खींच दी गई। अब भारत का दूसरा टुकड़ा, अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार अलग हो गया, यानी कि वर्मा अलग हो गया। ठीक है, ये याद रखेंगे, 1935 में दूसरा टुकड़ा हो गया म्यांमार, यानी वर्मा अलग हो गया। ठीक है, अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान था। 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया भारत से, सही है। मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर इसका विभाजन हुआ था, और पाकिस्तान जो बटा वो 2 भागों में बटा, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, समझना, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, सही है। तो पूर्वी पाकिस्तान बाद में आगे जाके क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया था। क्या बन गया था, बांग्लादेश। रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। आप समझना, देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाहता हूं बताता हूं। देखिए अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा हमारा पाकिस्तान 1947 में हुआ, 1947 में। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन खींच दी गई थी, समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। भारत और पाकिस्तान में जो लाइन खींची गई थी उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा।
आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उसे क्या कहा जाता है, उसे रेड क्लिप कहा जाता है, रेड क्लिप रेखा कहा जाता है, जो भारत और पाकिस्तान को क्या करती है, अलग करती है। किसे अलग करती है, भारत और पाकिस्तान। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि रेड क्लिप रेखा किन दो देशों को अलग करती है, तो आप कहेंगे भारत और पाकिस्तान को। वहीं अगर मैं बात करूं जो पूर्वी पाकिस्तान जो टुकड़ा था वो बाद में बांग्लादेश बन गया, तो बांग्लादेश और भारत के बीच में जो बॉर्डर है वो क्या कहलाता है, जीरो लाइन कहलाता है, ये समझना, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर है वो जीरो लाइन कहलाता है। पहले तो एक ही रेखा ने अलग किया था भारत और पाकिस्तान को, रेड क्लिप रेखा ने, लेकिन जब पूर्वी पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बना तब भारत और बांग्लादेश के जो बीच का बॉर्डर हुआ उसे कहा गया जीरो लाइन। यहां तक क्लियर हुआ, ये हमारे टुकड़े हैं, इस तरह से भारत टूटा। अब आगे बढ़ते हैं कि भारत में क्या क्या हुआ, ठीक है, इसमें देखते हैं। पहले इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। 1893 में सबसे पहला टुकड़ा हुआ भारत का, क्या, अफगानिस्तान, ठीक। कौन सी लाइन खींच दी गई, डूरंड लाइन खींच दी गई, कौन सी, डूरंड लाइन। दूसरा टुकड़ा हुआ हमारा 1935 में, म्यांमार या बर्मा अलग हो गया। तीसरा टुकड़ा हुआ हमारा 1947 में, पाकिस्तान अलग हो गया। पाकिस्तान दो भागों में अलग हुआ, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान जो है बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान और भारत के बीच का जो बॉर्डर है जो अलग करता है उसे हम रेड क्लिप रेखा कहते हैं। बांग्लादेश और भारत को जो अलग करता है उसे हम जीरो लाइन कहते हैं, ठीक है, समझ में। अब क्या हुआ, जिस टाइम हमारा देश भारत अखंड भारत था उस टाइम भारत में एक मिनट सुनना, मैं लिखकर बताता हूं। देखिए, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो भारत में देसी रियासतें थी, तो देसी रियासतें जो थी उसमें पाकिस्तान में कुछ देसी रियासतें चली गई जिनकी संख्या थी 13। जो भारत में देसी रियासतें थी बंटवारे के समय उसमें से 13 देसी रियासतें पाकिस्तान चली गई, और इंडिया के पास जो देसी रियासतें बची वो 552 देसी रियासतें बची। कितनी, 552, ठीक है, 552। अब इन 552 देसी रियासतें जो थी इसमें अंग्रेज एक घपला करके चले गए भारत में। अंग्रेजों ने 3 ऑप्शन इन देसी रियासतों को दे दिए। 3 ऑप्शन वो क्या क्या थे आपके सामने दिख रहे हैं, 3 विकल्प देखिए, पाकिस्तान में मिल जाए। अंग्रेजों ने कहा अगर आप चाहते हैं इन 552 देसी रियासतों को अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में मिलना तो आप पाकिस्तान में मिल जाएं, अगर आप चाहते हैं कि भारत में रहना तो आप भारत में रह लें, भारत में मिल जाएं, और अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ये अंग्रेजों ने घपला कर दिया। अब जब इनके पास 3 ऑप्शन थे, 552 देशी रियासतें जो थी इनके पास जब 3 ऑप्शन है तो आपको तो पता है ये घपला होना तय है, विवाद होना तय है। तो विवाद शुरू हो गया। कैसे, इन 552 जो देशी रियासतें थी इसमें से 549 देशी रियासतें तो भारत में मिल गई, भारत में मिल गई, लेकिन 3 देशी रियासतें उन्हें विवाद कर दिया, विरोध कर दिया भारत में मिलने का। तो चलिए अब ये देखते हैं कि वो 3 देशी रियासतें कौन सी थी जिन्होंने भारत में मिलने से इनकार किया, विवाद किया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। देखिए, ये समझ लीजिए जो मैंने बोला है वही आगे लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जब देश आजाद हुआ तो भारत में 552 देशी रियासतें थी। 552 देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाना, यूनियन बनाना, ठीक है, यूनियन बनाना संभव नहीं था, इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई कि इसे मिलाकर यूनियन बनाए। इस काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, सरदार पटेल, बीपी मेनन और माउंटबेटन, ठीक है ना। सरदार पटेल, बीपी मेनन और माउंटबेटन, तीनों नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हैं तीनों नाम, समझ रहे हैं। आपका क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भारत की सभी देशी रियासतों को मिलाकर यूनियन बनाने की जिम्मेदारी किसे दी गई, सही है ना। तो किसे दी गई, सरदार पटेल थे, एक वीपी मेनन थे, तीसरे माउंटबेटन थे। 3 लोग थे, 3 लोगों को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी कि इसका यूनियन आप बनाइए। तो ये जो 552 देशी रियासत है उन्हें एक साथ मिलाइए, ठीक है। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय को तैयार नहीं थे। यही चीज मैंने आपको बताई थी अभी, 3 राज्य विवाद पर उतर आए। अब इनके साथ हुआ क्या ये समझ लीजिए, ठीक है। उसमें से नंबर 1 पर राज्य आता है हमारा हैदराबाद, समझ लो, तेलंगाना वाला क्षेत्र। आप मैप में देखेंगे तेलंगाना वाला पूरा क्षेत्र है वो पूरा क्या था, हैदराबाद था। ये जो हैदराबाद रियासत थी ये बहुत बड़ी रियासत थी और बहुत अमीर, सोना चांदी और सैन्य बल बहुत ज्यादा था इस रियासत के पास। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ विवाद होना तय था।
ठीक है। हैदराबाद के निजाम, उस टाइम जो हैदराबाद को चलाते थे, हैदराबाद में जिनकी रियासत थी, जिनका शासन था, वह निजाम थे, पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। ठीक है, निजाम जो है हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल को इस बात का पता चला कि हैदराबाद भाई भारत में नहीं मिलना चाहता, और सरदार पटेल मेन जिम्मेदारी जो थी सरदार पटेल पे थी इन 552 रियासतों को मिलाने के लिए। तो सरदार पटेल ने क्या किया, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए वहां पर ऑपरेशन पोलो शुरू कर दिया। क्या ऑपरेशन पोलो शुरू कर दिया, समझना मेरी बात, ऑपरेशन पोलो शुरू कर दिया। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो क्या था ये समझना। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया गया? पोलो ऑपरेशन। ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है पोलो ऑपरेशन किससे संबंधित है? तो हैदराबाद से संबंधित है। सरदार पटेल ने हैदराबाद में पोलो ऑपरेशन शुरू कर दिया। पोलो ऑपरेशन क्या है समझना। हैदराबाद में सरदार पटेल ने क्या किया कि पुलिस की वर्दी में वहां पर क्या भेज दी? सेना भेज दी। और सेना का तो आपको पता ही है, तोड़म ताड़ी करना सेना का काम है, सही है ना। जो ऑर्डर मिला उसको फाइनल ही करेंगे, या फिर जान दे देंगे या जान ले लेंगे, या फिर जो ऑर्डर मिला है उसको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। तो पुलिस की वर्दी में सेना भेज दी वहां। अब सेना ने वहां जाके क्या किया होगा आप जानते ही हो। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो के तहत क्या किया गया? इसे हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। ठीक है ना, सेना ने वहां पर जाकर उसको ऑपरेशन पोलो को अंजाम दिया और हैदराबाद को कहां मिला लिया? भारत में मिला लिया। तो हैदराबाद ऐसे मिल गया। ठीक है, हैदराबाद ऐसे मिल गया। अगली जो रियासत थी वो थी जूनागढ़ रियासत। ये गुजरात में थी। जूनागढ़ रियासत जो है गुजरात की रियासत थी, जो पाकिस्तान जाना चाहता था। ठीक है, जाना चाहती थी, जो जूनागढ़ रियासत है पाकिस्तान में जाना चाहती थी, किंतु सरदार पटेल ने यहाँ जनमत संग्रह करा दिया, क्योंकि यहाँ का जो राजा था वो मुस्लिम था और जनता कैसी थी? वहां हिंदू थी। तो राजा जो था मुस्लिम था, इसलिए वो कहां जाना चाहता था? पाकिस्तान जाना चाहता। और जनता क्या चाहती थी वहां? कि हम भारत में ही रहे। तो सरदार पटेल ने क्या कहा? वहां जनमत संग्रह करा लिया। जनमत संग्रह का मतलब समझते हो? जनता का मत, जनता से वोटिंग करा ली कि आप कहां रहना चाहते हो। तो जनता हिंदू थी सारी की सारी, वहां की जो वोटिंग सारी हुई वो भारत के पक्ष में हुई। तो जब जनमत संग्रह हो गया भारत के पक्ष में सारा, तो जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। तो आप याद रखेंगे, आपसे पूछेगा हैदराबाद को भारत में किसके तहत मिलाया गया? ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया। जूनागढ़ को भारत में किसके तहत मिलाया गया? जनमत संग्रह के तहत मिलाया गया। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए आगे क्या कहा गया। एक तीसरा राज्य आता है, कि एक तीसरी रियासत आती है जम्मू कश्मीर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इससे सवाल अधिकतर पूछे भी जाते हैं। जम्मू कश्मीर की जनता तो मुस्लिम थी, लेकिन राजा हरि सिंह हिंदू थे। अब जब राजा हिंदू थे तो इसमें विवाद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आप जानते हैं कि जब राजा हिंदू थे तो 100% क्या होना चाहिए था? भारत में होना चाहिए था, क्योंकि मुस्लिम आबादी के बल दम पर ही पाकिस्तान बटा था, अलग हुआ था भारत से, कि मुस्लिम आबादी के लिए एक अलग देश बनाया जाएगा। इसीलिए यहाँ की जब राजा हिंदू था तो इसे भारत में ही मिल जाना चाहिए, यहाँ तो विवाद होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन विवाद क्यों हुआ समझिए। ये जो हरि सिंह थे, हरि सिंह ने क्या कहा? हरि सिंह ने कहा ना भैया हम पाकिस्तान में जा रहे, ना हम भारत में जा रहे, हम अपना स्वतंत्र देश बनाएंगे, हम अपना अलग देश बनाएंगे, हम अपना अलग राज्य बनाएंगे, हमें ना भारत से मतलब है ना पाकिस्तान से मतलब है। बोले अच्छा, धरती पे जो स्वर्ग है वो जम्मू कश्मीर ही है, इसलिए ये बोले हम अपना देश अलग बनाएंगे, हरि सिंह। ठीक है, अब क्या हुआ, ये अपना अलग देश बनाने का ख्वाब ही देख रहे थे। इतनी देर में पाकिस्तान ने क्या किया? यहाँ आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। घुसपैठ जब करा दिया, आतंकवादियों ने मारना शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए मारतोड़ शुरू हो गई, काटना पीटना शुरू कर दिया। अब हरि सिंह ने सोचा कि अब हम बचने वाले तो है नहीं, क्योंकि यहाँ आतंकवादियों का घुसपैठ हो गया, पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया है। अब हरि सिंह भागे कहाँ है? सरदार पटेल के पास आए कि सरदार पटेल हमें बचा लीजिए, हमारी जान बचा लीजिए, है ना। तो सरदार पटेल ने बोला हटो, अब तुम्हें तो अलग देश बनाना है ना, जाओ बना लो, हमें कोई मतलब नहीं है तुमसे। लेकिन बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद राजा हरि सिंह के सरदार पटेल एग्री हो गए, राजी हो गए। लेकिन हाँ, सरदार पटेल के पास नहीं आए थे हरि सिंह आए थे नेहरू जी के पास। वही मैं सोच रहा हूं। तो नेहरू जी ने सरदार पटेल को बुलाया
और कहा कि देखो इनका क्या करना है, इन पर हमला हो चुका है, ठीक है। तो सरदार पटेल ने कहा भैया ऐसे नहीं मिलाएंगे, आज तुमने आंखें दिखाई, हो सकता है कल को भी आंखें दिखाने लगो हमें कि नहीं हम तो अपना अलग देश बनाएंगे। भाई लड़ाई शांत हो जाएगी तो आप हो सकता है फिर से हमें आंखें दिखाने लगो। तो सरदार पटेल ने कहा पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करिए, पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करिए कि हम जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर भारत के अंदर है, ठीक है, तब हम आपकी मदद करेंगे। तो सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए, किससे? राजा हरि सिंह से करा लिए। उसके बाद सरदार पटेल ने भारतीय फौज जो थी उसे जम्मू कश्मीर में उतार दिया। जम्मू कश्मीर में उतारने के बाद जो टुकड़ी वहां पर गई थी उसके ब्रिगेडियर थे ब्रिगेडियर उस्मान, इतने बहादुर थे कि जहां तक पाकिस्तान की सेना घुस चुकी थी वहां तक तो घुस चुकी थी, लेकिन जहां तक जब ब्रिगेडियर उस्मान पहुंचे तो वहां पहुंचकर कह दिया था खड़े होकर के कि मैं अपना एक कदम पीछे भी नहीं हटाऊंगा और पाकिस्तान की सेना को खदेड़ दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। तो ये इतिहास गवाह है कि ब्रिगेडियर उस्मान का जहां तक सेना पाकिस्तान की सेना भारत के अंदर घुस चुकी थी, जम्मू कश्मीर के अंदर वहां तक घुस चुकी थी, उसके बाद एक कदम भी ब्रिगेडियर उस्मान ने एक कदम भी सेना को आगे नहीं बढ़ाने दिया था, बुरी तरह से काट पीट के मार पीट के भगा दिया था, पाकिस्तान की सेना को खदेड़ दिया था वहां से, और जम्मू कश्मीर को फाइनली भारत के अंदर मिला लिया गया था। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है आपका वो ये बनता है कि जम्मू कश्मीर को भारत में कैसे मिलाया गया? विलय पत्र के द्वारा, ठीक है ना। पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, भारत में मिला लिया गया। और विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब कराए सरदार पटेल ने? तो 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ब्रिगेडियर उस्मान को यहां भेजा गया था, ब्रिगेडियर उस्मान ने जंग की थी और पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया था। अब ये सब 552 देशी रियासतें भारत की हो गई, भारत में मिल गई, ये एक यूनियन बनाने की तैयारी थी। तो इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 भागों में बांटा गया, ABCD। अब ABCD क्या है ये समझ लीजिए, ठीक है। ए में जो राज्य रखे गए वो राज्य रखे गए जहां अंग्रेजों का शासन। वो राज्य कितने थे? वो रियासतें कितनी थी? 9 रियासतें थी। कितनी? 9 थी, ठीक है। बी पे रखा गया प्रिंसली स्टेट को, वह राज्य जहां देशी रियासतों का शासन था, राजा महाराजा हुआ करते थे, उन्हें कहते हैं देशी रियासतें। ये भी कितनी थी? ये भी 9 थी, ठीक है। तीसरे नंबर आता कमिश्नरी, वह बड़े शहर जहां अंग्रेजों का केवल कब्जा था, शासन नहीं था अंग्रेजों का। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने भारत के हर एक हिस्से पे कब्जा कर रखा था, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भागों पे अंग्रेजों का कब्जा था, कहीं देशी रियासतें थी, कहीं केवल कब्जा था, उनका शासन नहीं था, कहीं शासन था। ऐसा नहीं है पूरे भारत को गुलाम बना रखा था, पूरे भारत पर कब्जा कर रखा था, ठीक है। अब चौथे नंबर पर आता है डी यानी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। वो था, बनाया गया था एक बनाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। अब जब इन्हें 4 भागों में बांट दिया गया, अभी 4 भागों में बांट दिया गया, तो आगे चल करके बात हुई कि इन राज्यों में बांटने की, अलग अलग राज्यों में बांटने की भाषाई आधार पर बात चली कि भाई भाषा के आधार पर इन रियासतों को, जो ये रियासतें हैं, इन्हें राज्य बना दिया जाए। मान लीजिए जैसे जहां गुजराती बोलिए, जहां गुजरात कहा जाता आज के टाइम में, अभी हम पीछे की बात नहीं करें, आज के टाइम की बात करते हैं। तो सबसे पहले एस्केधर कमेटी का गठन किया गया भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए। सबसे पहले कब हुआ ये? 1948 में, सही है। धर कमेटी का, एस्केधर कमेटी या धर आयोग कह सकते हैं, गठन किया गया। किंतु एस्केधर कमेटी जो थी, इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों को बांटने से इनकार किया, इसका विरोध किया। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों को बांटना सही नहीं रहेगा, इसलिए भाषा के आधार पर राज्यों को ना बांटा जाए। समझ रहे हो मेरी बात? इन सब का स्क्रीनशॉट लेते रहना, बहुत ही प्यारी चीजें मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद एस्केधर कमेटी जब फेल हो गई भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने में, तो फिर बनाई गई JVP समिति, जवाहरलाल पट्टाभी, सीतारामैया और सरदार पटेल की समिति। इनमें 3 सदस्य थे। इन्होंने भी भाषा के आधार पर क्या कर दिया? साफ साफ इनकार कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों को बांटना ठीक नहीं है, इसे मत बांटिए, ठीक है। अब तीसरा नंबर किसका आता है? देखिए, अब समझना इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। 1952 में तेलुगु के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए, अलग राज्य के भाई पेट्टू श्री रामुलु भूख हड़ताल पर बैठे।
ये नाम जरूर याद रखना, पेट्टू श्री रामुलु भूख हड़ताल पर बैठे हैं 1952 में तेलुगु के लिए अलग राज्य, जहां तेलुगु भाषा बोली जाती थी वहां के लिए इन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ तेलुगु बोली जाती है, हमें एक अलग राज्य चाहिए भाषा के आधार पर। जबकि भाषा के आधार पर पहले ही 1948 में धर कमेटी मना कर चुकी थी, जेवीपी समिति मना कर चुकी थी, लेकिन फिर भी पेट्टू श्री रामुलु धरने पर बैठ गए 1952 में, मांग करी कि तेलुगु भाषा के आधार पर हमें एक अलग राज्य चाहिए अपना भाषा के आधार पर। समझना मेरी बात। हड़ताल पर बैठ गई, 56 दिनों तक हड़ताल पर बैठे रहे। 56वें दिन इनकी भूख के कारण मृत्यु हो गई। अब जब भूख के कारण कोई मर जाता है धरने पर बैठे हुए, तो आप जानते कितना बवाल होता है, कितना विवाद होता है। तो अब क्या था, भारत में विवाद छिड़ गया कि भाई पेट्टू श्री रामुलु की मृत्यु हो गई, तो सरकार के खिलाफ नारेबाजी, ये वो, सरकार का विरोध होने लगा, है ना, सरकार का विरोध होने लगा। फिर उसके बाद मजबूर होकर के नेहरू जी का जब विरोध होने लगा, तो मजबूर होकर के नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना मेरी बात। पूरी स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि आपको अभी हैंड टू हैंड यहाँ के यहीं याद हो। 1952 में पेट्टू श्री रामुलु तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करने भूख हड़ताल पर बैठे। 56 दिन बैठने के बाद 56वें दिन उनकी मृत्यु हो गई भूख के कारण। पूरे देश में विवाद छिड़ गया। नेहरू जी के खिलाफ जो है भारत में नारेबाजी होने लगी, प्रदर्शन होने लगे। तो फिर नेहरू जी ने मजबूर होकर के 1 अक्टूबर 1953 में ये जो राज्य को अलग किया है, पहला राज्य जो बनेगा ये किसी कमेटी, किसी की सलाह, किसी के मशवरे पर नहीं है, ये मजबूरी में गवर्नमेंट ने करना पड़ा। नेहरू जी ने मजबूर होकर के 1953 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। अंततः ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश को भाषा के नहीं, मेरे बात सुनिए, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य कौन सा है, बताएं। आंध्र प्रदेश हुआ, ठीक। दूसरा, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला बनने वाला पहला राज्य था, ये कब बना, तो 1 अक्टूबर 1953 को बना। दोनों चीजें याद रहेंगी अच्छे से, बताएं। क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे, जो मैंने बताया है याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी ये। धरने पे कौन बैठे, पेट्टू श्री रामुलु बैठे थे 1952 में, ठीक है। अब जब एक राज्य, एक बात बताइए मुझे, अब एक राज्य जब भाषा के आधार पर बन गया, तो क्या बाकी जो राज्य बैठे थे, बाकी जो भाषा बोलने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, क्या वो शांत बैठेंगे, बताएं आप मुझे, क्या वो शांत बैठेंगे? आपके पड़ोसी को गवर्नमेंट कोई अच्छी सुविधा दे दे, आपके पड़ोसी को कोई गवर्नमेंट अच्छी सुविधा दे दे, तो आप शांत बैठेंगे क्या? नहीं बैठेंगे, आप भी विरोध में उतर जाएंगे, आप भी धरना प्रदर्शन करने लगेंगे, कुछ भी करेंगे आप, लेकिन विरोध में उतर जाएंगे, किसके? गवर्नमेंट के। ऐसा ही हुआ देश भारत के अंदर, जब आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बना दिया गया, तो जगह जगह से भाषा के आधार पर, जगह जगह से भाषा के आधार पर अलग राज्यों की मांग उठने लगी। अलग अलग जगह से अलग अलग भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पे विचार करने के लिए, इस विरोध को शांत करने के लिए 1953 में फजल आयोग का गठन कर दिया। किसका गठन कर दिया? फजल आयोग। फजल आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी पेपर में। 1953 में फजल आयोग का गठन कब हुआ? 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया। फजल अली आयोग, फजल कौन थे? ये फजल अली थे। फजल अली कौन थे? एक चीफ जस्टिस से जज थे, ठीक है। गठन किया गया, इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी। देखिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट। फजल अली आयोग का गठन क्यों किया गया? भाषाई आधार पर राज्यों को बांटने के लिए फजल अली आयोग का गठन किया गया, ठीक है, समझ में आया। दूसरी बात, फजल अली आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में किया गया। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1956 में, 3 साल बाद दी, ठीक है, 3 साल बाद। ये चीजें, तीनों चीजें याद रखेंगे। भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया, किसने? फजल अली आयोग ने। देखिए फजल अली आयोग एक आयोग ही था, एक कमेटी थी बनाई हुई थी, कोई सुप्रीम मतलब कोई संसद तो थी नहीं, जो इन्होंने कानूनी मान्यता दी तो इसको स्वीकार कर लिया जाता। इसलिए इसको स्वीकार ऐसे नहीं कर सकते थे जब तक कि संसद इसको अप्रूवल ना दे।
तो आयोग के फल स्वरूप 7वां संविधान संशोधन किया गया। 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में पारित हुआ। इसके बाद मतलब फजल अली आयोग की बात मानने के लिए संविधान में 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया। फिर इनका जो फैसला था, इनकी जो रिपोर्ट थी कि भाषाई आधार पर राज्यों को बांट दीजिए, भाषाई आधार पर राज्यों को बांटना सही है, कोई गलत नहीं है। इस चीज को मानने के लिए, इस चीज को पारित करने के लिए 7वां संविधान संशोधन कर 1956 में इसे पारित कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद एबीसीडी को रद्द कर दिया गया, यानी कि एबीसीडी जो हमने राज्य बनाए थे उसको खत्म कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। क्लियर? इतनी सारी जो बातें मैंने बोली उम्मीद है आपको क्लियर हो गई। ठीक है, जब फजल अली आयोग 1953 में आया, 1956 में अपनी रिपोर्ट दी, 7वां संविधान संशोधन 1956 में करके इसको पारित कर दिया गया और 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। अब यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा ये, भाषाई आधार पर कितने राज्य बनाए गए? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। एबीसीडी को तरीके से जो हमने बांटा था उसको यहां पर क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया था। ठीक है, क्लियर? फजल अली आयोग क्लियर हो गया, समझ गए? अब बचता है हमारा पूरा देश का तो विभाजन हो गया, इधर वाला हिस्सा बच गया हमारा पंजाब साइड वाला, जिसे हम पेप्सू कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पेप्सू कहते हैं, फुल फॉर्म पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। इधर वाला क्षेत्र बढ़ गया, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल, ये सब चीज इधर की जो भाग है ये सब बच गया था। ठीक है, पेप्सू, इसे हम क्या कहते हैं? पेप्सू। पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग की सिफारिश पे हुआ, पेप्सू 4 भागों में टूट गया। देखिए, फजल अली आयोग ने तो क्या दिया कि भाषाई आधार पर बांट दीजिए सबको। उसके बाद आया शाह आयोग, इसको याद रखेंगे, क्या आया? शाह आयोग आया था, शाह आयोग आया था। शाह आयोग ने इधर पंजाब की साइड वाली जो बच गया था क्षेत्र उसे बांटा, कैसे? 4 भागों में तोड़ दिया। देखिए, जहां पर्वत थे, जहां पर्वत थे, पहाड़ थे, उसे बना दिया हिमाचल प्रदेश। याद कैसे रखेंगे? जिस क्षेत्र में हिमालय थे उसे कह दिया हिमाचल प्रदेश, हिमालय थे तो हिमाचल प्रदेश कह दिया। और जहां हिंदी बोली जाती थी उस क्षेत्र को हरियाणा बना दिया, और जहां पंजाबी बोली जाती उसे पंजाब बना दिया। और एक हमारा कॉमन यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया चंडीगढ़, यूटी बना दिया, यूनियन टेरिटरी, सही है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया चंडीगढ़। समझ गए? इस वाले क्षेत्र को कैसे बांटा गया? शाह आयोग की सिफारिश पर हुआ था ये गठन, विभाजन 4 भागों में बांटा गया था ये सब। ठीक है, अब यहां तक पूरा भारत कैसे कैसे बना आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार एक विशाल साम्राज्य सिमट कर इतने में ही रह गया, जिसमें कि 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। ठीक है, पहले केंद्र में 29 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया है। जब एक राज्य कम कर दोगे 29 में से कितने बचेंगे? 28 बचेंगे। समझना अभी बात को, छीन लिया गया, 28 राज्य बच गए। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देने से इनकी संख्या 9 हो गई। ठीक है, इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया तो इनकी संख्या 1 बढ़ गई, 9 हो गई। लेकिन एक फैसला लिया गया कि दादर नगर हवेली और दमन दीप को 2 केंद्र शासित प्रदेश ना मान करके 1 केंद्र शासित प्रदेश माना जाएगा। तो फिर से संख्या 1 कम हो गई, यानी कि 9 की जगह कितनी रह गई? फिर से 8 रह गई। तो 8 राज्य और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपके बन गए आज की तारीख में। ठीक है, भारत के अंदर। बताइए, समझ में आया? क्लियर हुआ? क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है मुझे आप सब लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।